नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये खास चर्चा हम आपके लिए लेके आए हैं आउटलुक 2023। आज जो हमारे मेहमान हैं उनको आपने कई बार हमारे चैनल पे सुना होगा, लेकिन अक्सर वो कभी अटलांटा से, कभी यूटा से, यूएस के डिफरेंट एरियाज से या कभी बाहर से भी बात करते आए। लेकिन आज गौतम वैद जो ऑथर हैं जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग के और एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं सेलर वेल्थ में, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो वो आपसे बात करेंगे कि उनको इस समय इन्वेस्टिंग का जो लैंडस्केप है वो कैसा लग रहा है, 2023 के लिए कौन से थीम्स देखने चाहिए और वो अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ स्टूडियोज में आने के लिए। धन्यवाद अजय। तो सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप यूएस से चले आ रहे हैं, आए दिन हम लोग सुबह उठ के यूएस मार्केट्स देखते हैं और स्वदेश के जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएस में इतनी बड़ी ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है, रिसेशन की बात चल रही है, यूरोप ऑलरेडी मेल्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही शानदार ग्रोथ की बात चल रही है। तो आप पहले यूएस का हाल बताइए, क्या है वहाँ पे ऑन ग्राउंड, आपके पड़ोस में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, अमेरिका में हाउसिंग इकोनॉमी के 40% कंट्रीब्यूट करती है और बिकॉज ऑफ द शार्प इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स हाउसिंग में बहुत शार्प स्लोडाउन आ गया है। एंड एक हाउसिंग इंडस्ट्री से कई सारे इंडस्ट्रीज जुड़े हुए रहते हैं, तो 100 to 200 इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद हाउसिंग। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका रिपल इफेक्ट फील हो रहा है। एंड अमेरिका इस साल काफ़ी रेजिलियंट रहा है, बट अब काफ़ी शार्प स्लोडाउन आना वो दिख रहा है, ऑन द ग्राउंड विजिबल है। यूरोप में हम देख ही रहे हैं, बहुत शार्प स्लोडाउन आ चुका है। सो मेरे ख्याल से जो कंपनीज अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं या काफ़ी जिनका धंधा अमेरिका में से आता है, वो अगले साल स्ट्रगल कर सकती हैं। अच्छा, यूएस फेड का जो स्टांस है ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए, यूएस फेड की इंपॉर्टेंस क्या है? और जो अभी उन्होंने डरा दिया, ब्रुकिंग्स कॉन्फ्रेंस में बोला कि एकदम डविश कमेंट्री दी कि कट जाएंगे रेट्स और शायद हम लोग पीक पे पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जब अपनी फेड मीट में किया तो इतनी हॉकिश दी थी कमेंट्री की लग रहा है हायर फॉर लॉन्गर, कई महीनों तक रेट हाइक चलते रहेंगे। यूएस फेड की इंपॉर्टेंस मार्केट के लिए क्या है और उनकी कमेंट्री को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? यूएस फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़ोतरी या इंटरेस्ट रेट काटना जो करते हैं, दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। एंड इक्विटी मार्केट में कोई भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू या जो करेक्ट भाव होता है वो ब्याज दर इंटरेस्ट रेट से ही डिटरमाइन होता है। तो यूएस फेडरल रिजर्व की कमेंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन मार्केट इज द लीडिंग स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स को फॉलो करते हैं। तो अगर यूएस फेडरल रिजर्व की वजह से अमेरिकन मार्केट में बेयर मार्केट आए या क्रैश आए तो उसका भी इम्पैक्ट दुनिया भर के बाज़ारों में आएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक अच्छा निवेशक वो होता है जो लंबे अवधि के लिए निवेश करता है, लॉन्ग टर्म नज़रिए रखता है। पिछले 100 साल में बेयर मार्केट्स आए, बुल मार्केट्स आए, रेंज बाउंड मार्केट्स आए, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे बिजनेसेस के शेयर्स पकड़ के रख लिए लंबे समय के लिए, उन्होंने खूब पैसे बनाए। और वही सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया की स्टोरी इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू मिस आउट। हम लोग देश के अंदर कितने सारे लोग आज भी डिसबिलीव में रहते हैं, डाउट करते हैं इंडियन स्टोरी के ऊपर, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखिए, पिछले 10-20 साल में उन्होंने कितने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए इंडियन मार्केट में और कितने वेल्थ क्रिएट किए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी इस बड़े अपॉर्चुनिटी से दूर रहना नहीं चाहिए, उन्हें भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके खूब बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करना चाहिए। गौतम, आप तो बफेट साहब के फॉलोअर भी हैं, उनको स्टडी करते हैं, मिले भी हैं कई बार, चार्ली मंगर जी से। उनके पास 50 ईयर प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडिया का जो रनवे दिख रहा है, क्या यहाँ भी एक लंबा रनवे दिख रहा है आपको, जो आपको ये पूरे सारे फैक्टर्स को पुट टुगेदर कि जो रियल लॉन्ग टर्म की बात करते थे बफेट साहब, यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ रनवे ऑफ ग्रोथ इतना लंबा है? इंडिया में रनवे ऑफ ग्रोथ 1991 से पिछले 30 सालों से चले जा रहा है। इंडिया का बुल मार्केट पिछले 30 साल से चल रहा है आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स। लेकिन हर साल हम लोग वही सेम बातें करते हैं, सेम क्वेश्चंस पूछते हैं कि आगे रनवे ऑफ ग्रोथ कितना होगा, स्लोडाउन आ जाएगा क्या, तेज़ी आएगी क्या। बिग पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हमें बस लॉन्ग टर्म फोकस करना चाहिए। इंडिया, देखिए, कोई भी अच्छा निवेशक इतिहास का बहुत ही फर्म स्टूडेंट होता है, अ वेरी आर्डेंट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कोई भी सस्टेन्ड बुल मार्केट के लिए आपको चाहिए रिवाइवल ऑफ द केपेक्स साइकिल, एंड लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए रिवाइवल ऑफ द क्रेडिट अप साइकिल। सो बेसिकली इंडिया में दोनों इंजन फायर कर रहे हैं अभी। बैंकिंग सिस्टम का बैलेंस शीट पूरा साफ हो गया है आईबीसी के बाद, तो लेंडर्स आर विलिंग टू लेंड। कॉर्पोरेट इंडिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, तो वो भी अब फ्रेश राउंड ऑफ केपेक्स कर रहे हैं। तो आपके पास केपेक्स साइकिल भी आ रहा है, क्रेडिट अप साइकिल भी आ रहा है। ये ट्विन इंजन इतने पावरफुल हैं कि अगले
7-8-10 साल तक इंडिया में बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है। जो क्रेडिट ग्रोथ के हम लोग डेटा पॉइंट्स देख रहे थे, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, सब में 18% के आसपास पहुंच चुका है। ये आपको कैसे उसका एनालाइज करते हैं आप? ये किस चीज़ का साइन है कि कॉर्पोरेट डिमांड भी वापस से आ रही है, रिटेल एंड पे भी अच्छा डिमांड आ रहा है? All across, and especially branded discretionary consumption, personal loans, capex on actually hard infrastructure, सारे क्षेत्र में बहुत बड़ा बुलिश सेंटिमेंट अक्रॉस इंडिया दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले 10 साल में मैंने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को इतना बुलिश साउंड करते हुए सुना नहीं जितना आज सुनने को आ रहा है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लोग मंदी मंदी की बात कर रहे हैं और कॉर्पोरेट इंडिया में लोग तेजी की बातें कर रहे हैं। तो ये डायकोटोमी जो है, देयरइन लाइज द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है निवेशकों के लिए। आपने कौन से ऐसे पॉलिसीज सरकार की तरफ से देखी हैं जो जब आप विदेशी इन्वेस्टर से मिलते हैं अपने सर्किल में वहाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब ये 2-4 काम जो है आपकी गवर्नमेंट बहुत शानदार कर रही है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा कंट्री को? अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा सितंबर 2019 में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कॉर्पोरेट टैक्स कट अनाउंस किया था, स्पेशली फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन्होंने टैक्स रेट कर दिया काट के सीधा 15%। वो था सबसे बड़ा मूव टू गिव अ बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद सरकार फॉलोड अप विद PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, उससे फर्दर थ्रस्ट आ गया मैन्युफैक्चरिंग पे। तो ये डोमेस्टिक, अभी तक इंडिया वॉज प्राइमरीली सर्विसेज इकोनॉमी, ऑल्दो हम लोग की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, बट ज़्यादा हमारा GDP सर्विसेज से ग्रो होता है। अब सोचिए अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बड़ा बूस्ट देने लगे तो इंडिया कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो अभी चाइना की पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना और ताइवान से भी निकलना चाहते हैं। तो इंडिया इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड टुडे, दैट इज़ द कॉमन कंसेंसस अमंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स। एंड कुछ लोग बोलेंगे क्राउडेड ट्रेड है, इंडिया स्टोरी इज़ वेल नोन, बट इन्वेस्टिंग में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट काउंट। आपको यू हैव टू स्टिक टू द ऑब्वियस एंड द ट्राइड एंड टेस्टेड एंड जस्ट टिके रहिए। मेन चीज़ है कि ये अंदर बाहर ये फ्यूचर्स ऑप्शंस करना, ट्रेड इन एंड आउट करना, ऐसे बड़े पैसे नहीं बनते। आपको अगर बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है इंडिया में तो लंबे समय के लिए निवेश, स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही स्टॉक में लंबे समय के लिए रहना है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए रहिए। क्योंकि देखिए, अ गुड बिजनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ गुड स्टॉक। अगर कोई स्टॉक बहुत अनाप शनाप वैल्यूएशंस में पहुंच गया है तो आपको उसको बेच के एक बेटर अपॉर्चुनिटी पैसा लगा देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट, चलिए वापस आते हैं एक बार इंडिया अपॉर्चुनिटी की, कि क्योंकि कुछ पॉलिसी मेजर्स सरकार ने लिए और उसके बाद जो भी ऊपर ग्लोबली जो भी टर्मोइल हुआ, लेकिन फैक्ट ये है कि FIIs ने काफ़ी पैसा निकाला पिछले साल। आपको आगे आने वाले 23 के लिए क्या लग रहा है? इतनी बुलिश सेंटिमेंट है तो क्या FIIs भी वापस लौट के आएंगे? और इसमें इंडियन इन्वेस्टर्स का रोल जो बड़ा निकल के आया है, एक रेनेसांस हो रहा है इंडियन इन्वेस्टर, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो इंडियन इन्वेस्टर्स तो बहुत रेजिलेंट रहे हैं 2022 में। आप देखिए अक्टूबर में 13,000 करोड़ के इन्फ्लोज हुए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स इस साल 20% डाउन है। उस वॉलिटिलिटी के बीच में भी इंडियन इन्वेस्टर्स रेगुलरली अपने SIP फ्लोज कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा। और जहाँ तक FIIs का सवाल है, ये FIIs देखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स एज ए टोटल बास्केट। वो बेसिकली जब इमर्जिंग मार्केट्स को एज ए बास्केट बेचते हैं तो उसकी वजह से इंडिया में भी सेलिंग आ जाती है। लेकिन जितने भी FII से मैंने बात किया US में और यूरोप में भी, दे आर वेरी क्लियर कि जैसे ही फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग साइकिल खत्म होगा, वो लोग फिर वापस इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लोज डालना शुरू करेंगे और उस समय इंडिया विल बी अ डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिशियरी। इंडिया विल स्टैंड आउट दैट टाइम। इनफैक्ट इट विल आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स बैक दैट टाइम ऑल्सो। राइट, अच्छा ये बताइए गौतम कि आपका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है? आप जब स्क्रीन करते हैं एक अपॉर्चुनिटी को पूरे इंडिया में, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया स्टेल लेवल, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली बहुत सिंपल है, लार्ज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट का एक अच्छा एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ अर्निंग रिटर्न्स ऑन कैपिटल अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रही है तो अगर वैसी कंपनी तेज़ ग्रो करने की कोशिश करे तो वो शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय करती है। तो बेसिकली लार्ज साइज ऑफ एड्रेसेबल मार्केट एंड मेकिंग श्योर दैट दी कंपनी इज अर्निंग मोर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो बेसिक चीज़ें हैं। साथ साथ बैलेंस शीट में उधारी और डेट कम हो, और कंपनी शेयर बायबैक्स या डिविडेंड्स और बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ वेल्थ शेयर भी करे, बेसिकली एथिकल मैनेजमेंट्स। एंड ये जो गिने चुने एथिकल ऑनेस्ट मैनेजमेंट्स हैं उनको इंडियन मार्केट में बहुत हाई वैल्यूएशंस मिलता है, बिकॉज इस देश में सप्लाई ऑफ क्वालिटी इक्विटीज बहुत लिमिटेड है। बेसिकली 6,000 लिस्टेड कंपनीज होंगी, बट उनमें से मुश्किल से 100 कंपनीज होंगी जिनको आप ट्रूली हाई क्वालिटी बोल सकते हैं। और कोई भी स्टॉक प्राइस कोई भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। तो अगर
डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उस क्वालिटी इक्विटी की बहुत कम है, तो इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशंस आपको बहुत हाई दिखेंगे हमेशा। इसलिए यहाँ के वैल्यूएशंस को यूएस के क्वालिटी स्टॉक से वैल्यूएशन से कंपेयर करना, इट्स नॉट अ प्रूडेंट एक्सरसाइज। गौतम, ये बताइए कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी कंपनी रखी जाए, ये कैसे चुनते हैं? क्या कोई ऑप्टिमम नंबर है? कैसे इन्वेस्टर्स को इस बारे में सोचना चाहिए? तो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब निकली थी, रैंडम वॉक ऑन वॉल स्ट्रीट, जिसमें ऑथर ने ये समझाया था कि जैसे एक पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स 25 से 30 के आसपास पहुंचने लगते हैं तो आपने डाइवर्सिफिकेशन का सारा फ़ायदा उठा लिया है, और उसके बाद एक्स्ट्रा स्टॉक्स ऐड करने से आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता नहीं है। सो ये 20 से 25 स्टॉक्स, ये एक स्वीट स्पॉट है फॉर एन इन्वेस्टर टू फोकस ऑन अल्फा जनरेशन। और एंड इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर रखेंगे तो इतने कंपनीज को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 100-150 स्टॉक्स हैं तो कंपनीज को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो 20 से 25 दैट इज द स्वीट स्पॉट। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड और स्टेलर वेल्थ स्मॉल केस में भी हम 25 स्टॉक्स होल्ड करते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए, तो क्या कोई इसका रूल साइज ऑफ द कंपनी का भी इम्पैक्ट रिटर्न्स इन द मार्केट होता है ओवर 8-10 ईयर पीरियड? क्योंकि एक धारणा ये है कि जितनी स्मॉल कैप्स लूँगा मैं वो मल्टी बैगर्स होंगे, और लार्ज कंपनी जो है मैच्योर बिजनेसेस हैं वो एक मैच्योर मॉडरेट ग्रोथ पीरियड में आ चुकी हैं, तो रिटर्न्स भी वैसे ही होंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए, अगर आप बजाज फाइनेंस, टाइटन, आईटीसी को देखिए, जब वो लोग लार्ज कैप स्टेज में भी पहुंच गए थे उस ज़माने के हिसाब से, जो उस ज़माने में जो हम लोग लार्ज कैप इसको डिफाइन करते थे, वहाँ से भी उन्होंने मल्टी बैग रिटर्न्स दिए। इट्स ऑल अबाउट द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एंड जो अच्छे मैनेजमेंट होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि दे हैव द एबिलिटी टू पिवट इनटू एडजेसेंसी। सो वो लोग अपने कोर बिजनेस से रिलेटेड बिजनेसेस में भी एंट्री करके उसमें भी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए जो आपको अगर शानदार मैनेजमेंट मिल जाए तो बेसिकली वो लोग ऑप्शनैलिटी क्रिएट करते हैं, और इसलिए दे टेंड टू सरप्राइज ऑन द अपसाइड। तो ऐसे मैनेजमेंट्स को ढूंढिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि आई टेल यू व्हाई, देखिए हम सबको पता है कि इंडिया आज के दिन $3.3 ट्रिलियन से जीडीपी है। ये 5 ट्रिलियन जाएगा, 10 ट्रिलियन तक जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। अगर हम सिंपली एज्यूम करें कि मार्केट कैप टू जीडीपी ओवर द लॉन्ग रन अप्रॉक्सीमेट्स 1, तो इंडियन शेयर मार्केट में इसका मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ क्रिएशन, मार्केट का वेरिएशन होने वाला है। सिंपल। और इस बड़े वेल्थ क्रिएशन बूम को कौन कैप्चर करेगा इंडिया में? जो बेस्ट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स हैं जिनके पास एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, वो कैप्चर करेंगे बल्क ऑफ दिस अपकमिंग वेल्थ क्रिएशन बूम इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक बताता हूँ। 1990 से 2018 के बीच में इंडियन शेयर मार्केट में सिर्फ 1% ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 100% ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। सिर्फ 1%। इतना कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ क्रिएट हुआ, इतना ज्यादा नैरो मार्केट। सिर्फ 1% स्टॉक्स ने इंडिया में 100% ऑफ द मार्केट का वैल्यूएशन किया उन 28 सालों में। और ये अमेरिका में भी ये सेम फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है। 1926 से 2016 के बीच में सिर्फ 4% ऑफ ऑल यूएस इक्विटीज अकाउंटेड फॉर 100% ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। सो इसीलिए एक्टिव स्टॉक पिकिंग इतना मुश्किल है, और इसीलिए बहुत कम एक्टिव फंड मैनेजर्स इंडेक्स को आउटपरफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन इंडिया में आप ये कह रहे हैं, केस आपका है कि यहाँ से जो कुछ समय है 8-10 साल, वो शायद एक्टिव स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है कंपेयर टू पैसिव। वो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चल रहा था तो स्पेकुलेशन वाज ऑल रैम्पेंट, हर जगह स्पेकुलेटिव एक्टिविटी चल रही थी। तो उस समय अब कोई भी शेयर ले लो, आप पैसा बना सकते थे। लेकिन अगर जब ब्याज दर बढ़ते हैं और इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे रहते हैं, और फेडरल रिजर्व ने कहा भी है कि विल कीप इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर, ऐसे वातावरण में बेसिकली जो इंडेक्स है वो हो सकता है रेंज बाउंड हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन री रेटिंग नहीं होगी, वो रेंज बाउंड बन जाएंगे। लेकिन बॉटम अप स्टॉक पिकर्स को खूब पैसा बनाने का मौका मिलेगा। मैं इसका अगेन, हम लोग इतिहास से सीखते हैं। दिसंबर 31, 1964 से दिसंबर 31, 1981 तक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका में 874 से गया 875, से सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ा 17 साल में। लेकिन वॉरेन बफेट ने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी कंपाउंडेड हिज पर्सनल वेल्थ एट 20% over those 17 years when the Dow was basically gave zero. So it's all about bottom up stock picking. आप अगर अच्छे शेयर्स में निवेश करेंगे एंड सही टाइम पे उसे निकल के और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में, इफ यू कीप ऑन बाय एंड रोटेटिंग एंड जस्ट बीइंग इनसाइड द स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, आपके अच्छे पैसे बनेंगे। ये हुई ना बात, ये गौतम वैद कह रहे हैं कि शायद इस समय उसी का माहौल है। इंडेक्स शायद फ्लैट रह सकता है, लेकिन राइट स्टॉक्स पे अगर आप बेट करें जिसमें ट्रिगर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, मोमेंटम है, तो आपका इंडिविजुअल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा चल सकता है।